हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है पावर शेयरिंग। जैसे चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, टॉपिक के नाम से पता चल रहा है पावर शेयरिंग, तो इसमें पावर जो है शेयर होने वाली है। तो इस चैप्टर को हम जो है दो कंट्री के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली कंट्री है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। बेल्जियम जो है एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में। ऊपर से जो है नीदरलैंड को कनेक्टेड है, नीचे से फ्रांस को, और साइड से इस साइड से जो है जर्मनी को कनेक्टेड है। उसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 1 करोड़, जो हरियाणा की आधी है। वहाँ का जो इतनी कंपोजिशन है, तो ऐसा है ये छोटी सी कंट्री का एकदम कॉम्प्लेक्स है। ऊपर की तरफ से जहाँ से नीदरलैंड लगता है, वहाँ पे जो वो एरिया से डोमिनेटेड है, तो फ्लेमिश पीपल रहते हैं जो डच बोलते हैं, क्योंकि नीदरलैंड की भी जो लैंग्वेज है तो डच पीपल है, तो वहाँ के लोग डच बोलते हैं। और नीचे के लोग वेलोनिया रीजन, ठीक है, तो वेलोनिया रीजन के लोग जो है, यहाँ पे देख सकते हो आप, वेलोनिया रीजन के जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ओके, ये रहा फ्लेमिश पीपल जो डच बोलते हैं, और इनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये देखिए, यहाँ का जो ऊपर का साइड है जो येलो है, तो यहाँ के लोग जो है ये फ्लेमिश पीपल है जो डच बोलते हैं, और ऊपर का जो एरिया लगा हुआ है तो नीदरलैंड को लगा हुआ है। ये साइड का जो है जर्मनी को लगा है, इसलिए यहाँ पे जर्मनी स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो सिर्फ 1% है पूरे बेल्जियम की। और ये जो रेड में दिख रहा है, तो ये फ्रांस से सटा हुआ एरिया है जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। वैलोन पीपल है जो फ्रेंच बोलते हैं। और ये बीच में जो ऑरेंज में दिख रहा है, तो इस देश का ये कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स की जो है पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन इस तरीके से है कि वहाँ पे 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, ये कैपिटल की कंपोजिशन, कैपिटल सिटी में 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है डच बोलते हैं। ठीक है, और देश की कंपोजिशन इस तरीके से 59% जो है पूरे देश में, तो ये डच पीपल रहते हैं जो डच स्पीकिंग पीपल है। ठीक है, 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है जो इस तरफ है। ओके, और बचा 40%, तो ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से जो है इस कंट्री में जो मेजोरिटी बनती है तो ये डच बोलने वाले लोगों की बनती है, और कैपिटल में मेजोरिटी बनती है तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की है। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी में थे फ्रेंच बोलने वाले लोग, तो ये पैसे वाले भी थे और ताकतवर भी थे। इसकी वजह से जो है डच स्पीकिंग पीपल जो है उनके मन में थोड़ा सा ऐसा द्वेष था, और उन्हें जो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन जो है बहुत समय बाद मिला कंपेयर टू फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। इसकी वजह से जो है एक टेंशन का वातावरण जो है तैयार हो गया डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में 1950 से लेके 1960s के बीच में। और जो टेंशन का माहौल है, तो ये कैपिटल में और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि वहाँ पे जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रेंच थे ब्रसल्स में, लेकिन जो मेजॉरिटी पीपल कैपिटल में थे तो वो देश में माइनॉरिटी में थे। तो इस तरीके से जो है थोड़ा टेंशन का वातावरण डेवलप हो गया। और एक हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हम श्रीलंका का एग्जांपल देखेंगे। इंडिया से साउथ में है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के इक्वल है। जैसे साउथ एशियन कंट्री में है, तो वैसे श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो है मेजर सोशल ग्रुप एक सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है जो सिन्हाला भाषा बोलता है, और दूसरा जो है ग्रुप वो है तमिल स्पीकिंग। ठीक है, तो पहला ग्रुप कौन सा है? सिन्हाला ग्रुप, जिसका परसेंटेज है 74% है देश में। दूसरा है तमिल स्पीकिंग लोग जो है 18% देश में। अब तमिल पीपल में भी जो है 2 वेरिएशन है, एक तमिल जो है नेटिव है और एक है इंडियंस, जिनके जो है पूर्वज इंडिया से एज अ प्लांटेशन वर्कर गए थे। ये देख सकते हो आप, जो ये ऑरेंज में दिख रहा है यहाँ पे इस फिगर में, तो यहाँ पे जो तमिल पीपल रहते हैं
ओके। और जो येलो में दिख रहा है वहाँ पे सिन्हाला पीपल रहते हैं, और जो ब्राउन में दिख रहा है वहाँ पे इंडियन तमिल्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन में दिख रहा है वहाँ पे मुस्लिम्स पीपल है, ठीक है। इस तरीके से श्रीलंका का जो है कंपोजिशन है, अलग अलग रिलीजन के लोग और इथनिक पीपल। सिन्हाला जो है वो मेजोरिटी में है, और तमिल जो पीपल है मैक्सिममली नॉर्थ में और ईस्ट साइड में रहते हैं। और श्रीलंकन जो तमिल्स है तो उनकी पॉपुलेशन है 13%, ओके। सिन्हाला जो है कम्युनिटी तो बुद्धिज़्म को ज़्यादा मानती है, ओके, यानी बुद्धिज़्म के मानने वाले ज़्यादा है। और तमिल जो बोलने वाले लोग हैं तो उनमें से जो है हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ओके। और 7% जो पॉपुलेशन है देश की, श्रीलंका की, वहाँ पे क्रिश्चियन है, जो तमिल भी है और सिन्हाला भी है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numerical majority and force its will on the French and German speaking people. डेमोक्रेसी दोनों भी देश में है, ओके, लेकिन जो है मेजोरिटी बेल्जियम में डच कम्युनिटी की है, तो वो चाहे तो इलेक्शन में एक साइड वोट करके जो है पूरा अपने तरफ कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है पॉलिसी खुद के लिए बना सकते हैं, डच स्पीकिंग पीपल के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, और इनको जो है बाईपास कर सकते हैं जर्मन स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को। लेकिन जो है इसकी वजह से क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो इट वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़, ठीक है। एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल हो जाएगा, तनाव का माहौल हो जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। आपकी क्लास में बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है, ठीक है। बॉयज़ मान लीजिए 40 बॉयज़ है और गर्ल्स 20 है, और आपका भी पीटी पीरियड है। पीटी पीरियड में ऐसा मान लिया गया कि जिसकी मेजोरिटी रही तो वो गेम खेलेंगे, तो ऑफकोर्स हर टाइम जो है बॉयज़ की मेजोरिटी हो जाएगी, क्योंकि बॉयज़ के नंबर है 40 और गर्ल्स के 20। तो बॉयज़ हर बार कहेंगे कि हमें क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, और लड़कियों को खेलना है लगोरी या बैडमिंटन या और कोई गेम, ठीक है। और हमेशा क्या होगा वहाँ पे कि बॉयज़ की मेजोरिटी की वजह से तो लड़कियों को भी बॉयज़ जो चाहते वही गेम खेलना, तो एक टेंशन का माहौल तैयार हो जाएगा। और जो गर्ल्स हैं तो एक बार सह लेंगी, 2 बार सह लेंगी, लेकिन आगे में जाके जो है प्रोटेस्ट करेंगी ही करेंगी। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे भी होगा अगर डच कम्युनिटी जो है डोमिनेट करना चाहे तो। और उसकी वजह से जो है ऐसा भी हो सकता है कि मेसी पार्टीशन हो, जैसे फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है वो ऐसा कहे कि हमें जो है हमारे फ्रेंच बोलने वाली साइड दे दी जाए और तुम तुम्हारी डच बोलने वाली साइड रख लो। और दोनों भी जो साइड है तो वो क्लेम करेंगे ब्रुसेल्स कैपिटल को। कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा है तो वो तो कहेंगे हमें जो है कैपिटल चाहिए, लेकिन देश में डच बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं तो वो कहेंगे हमें जो है कैपिटल चाहिए, ठीक है। ये हो गया बेल्जियम का एग्जांपल। अब श्रीलंका का देखते हैं। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय अ इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री, ठीक है। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, वहाँ पे डच की पॉपुलेशन कितनी थी 59%, लेकिन श्रीलंका में सिन्हाला पीपल की जो पॉपुलेशन है 74%। तो ये तो जो है और मेजोरिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी हम देखते हैं जो है देश में क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो मेजोरिटी ने जो है कैसे क्या किया। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है 1948 में, और जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे तो वो अपना डोमिनेंस जो है गवर्नमेंट पे बनाने की कोशिश में थे अपने मेजोरिटी के साथ में। और जैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुआ है तो मेजोरिटियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, तो उन्होंने जो है अपना मेजोरिटी का फ़ायदा उठा के इलेक्शन के बाद में मेजोरिटियन की सुप्रीमेसी रखने की कोशिश की। उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला जो है लैंग्वेज को, सिन्हाला पीपल जो बोलते थे वो लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और तमिल की जो है तमिल लैंग्वेज जो तमिल बोलते थे उसको डिसरिगार्ड कर दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो गवर्नमेंट इसके बाद में यहाँ पे नहीं रुकी, जो है सिन्हाला गवर्नमेंट जो बनी थी तो उसने जो है सिन्हाला लोगों के लिए और प्रेफरेंशियल पॉलिसी ला दी,
जैसे कोई जॉब में सिनारा लोगों को जो है अच्छी पोजीशन मिलेंगी, उनके लिए प्रेफरेंस रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए सिनारा लोगों के लिए जो है प्रेफरेंस रहेगा, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एक नया जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश की, जिससे जो है बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेंगे और बुद्धिज़्म फैलाने की कोशिश करेंगे। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कम वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, जब ऐसा हो रहा होगा, जब पूरे देश में सिर्फ सिन्हाला के लिए पॉलिसी बनेगी, सिन्हाला लैंग्वेज इम्पोज की जाएंगी, सिन्हाला का धर्म देश पे इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, और सिन्हाला लोगों को जॉब एजुकेशन में मिलेगा, तो तमिल लोगों को तो बुरा लगेगा, ऑब्वियस है। तो तमिल को ऐसा लग रहा था कि हम एलियन हैं, हमारा तो यहाँ पे कुछ है नहीं। और उन्हें लगता था, उन्हें लग भी रहा था कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स जो लीड कर रहे हैं, तो उनके लिए सेंसिटिव नहीं है, उनके लैंग्वेज और कल्चर के लिए कुछ नहीं कर रही है। और उन्हें लगा था कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी, इग्नोर देयर इंटरेस्ट। तो जैसा उनके इंटरेस्ट को जो है इग्नोर कर ही रहे थे, उनसे डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे थे जॉब में और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में। तो इसके जो है रिजल्ट क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर द टाइम। तो दोनों के जो संबंध है, दोनों कम्युनिटी के संबंध है खराब हो गए। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंकन तमिल ने जो है खुद की पार्टी बनाई और स्ट्रगल करना चालू कर दिया, जो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी उन्हें दिया जाए। रीजनल ऑटोनॉमी, तमिल कहाँ पे रहते थे, तमिल रहते थे नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड में, तो उससे जो है उन्हें और ऑटोनॉमी दी जाए, वहाँ से जो है ऑटोनॉमस तरीके से वहाँ पे वो गवर्न कर सके। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाए और उन्हें एजुकेशन और जॉब में भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी जो डिमांड है ऑटोनॉमस प्रोविंस की, तो बार बार जो है डिनाई कर दी गई। 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम में स्टेट। तो बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग कर रहे थे नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब दोनों के बीच में विश्वास तो रहा नहीं, क्योंकि सिन्हाला जो लोग थे, सिन्हाला की गवर्नमेंट थी, तो सिन्हाला लोगों के लिए जो है पॉलिसी बना रही थी, उनको जो है कल्चर को प्रिजर्व कर रही थी, लैंग्वेज को, और तमिल के लिए कुछ नहीं कर रही थी। तो रोज तो था, तो अभी कॉन्फ्लिक्ट में जो है तब्दील हो गया और कुछ टाइम बाद में जो है सिविल वार में हो गया। दोनों कम्युनिटी में जो है हथियार से जो है हमला होने लगा और वार जो है शुरू हो गया। इसकी वजह से जो है दोनों कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। बहुत सारे लोगों को अपना घर, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में एज ए रेफ्यूजी जाके रहना पड़ा। और आपने जो है इकोनॉमी के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो श्रीलंका था तो एक्सीलेंट कर रहा था इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन में और हेल्थ में, लेकिन सिविल वार शुरू होने की वजह से जो है उन्हें टेरिबल सेटबैक मिला। सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल लाइफ जो है वहाँ पे उनकी पीछे हो गई। ये तमिल इलियम का आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो जब ये सब चल रहा था दोनों कम्युनिटी में, सिन्हाला कम्युनिटी में और तमिल जो है इलम में, तो दोनों के बीच में सिविल वार चल रहा था। उस टाइम पे इंडिया में थे हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। उन्होंने इंडिया की तरफ से जो है यूएन से बातचीत करके पीस कीपर भेजे थे। पीस कीपर इसलिए भेजे थे कि वहाँ पे जो है माहौल शांत हो जाए, दोनों कम्युनिटी जो है हारमोनी से, पीस से रह पाए। ठीक है, तो ऑपरेशन जो है उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, तो पीस कीपर वापस आ गए। तो उसी के चलते जो है राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। ठीक है, तो यही जो एक सेक्शन थे तमिल इलम का, जो लोग थे वहाँ के श्रीलंका के, तो उन्हें पसंद नहीं आया कि राजीव गांधी जी ने उनके जो है पर्सनल मैटर में जो इंटरफेरेंस किया या उन्हें सपोर्ट नहीं किया, यूएन के थ्रू जो है एंटर किया। तो इसलिए जो है उन लोगों ने इस तरीके से राजीव गांधी जी की जो हत्या कर दी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, जो बेल्जियम के लीडर थे तो उन्होंने श्रीलंका से जो है बहुत हटके अपना जो है अलग रास्ता चुना। उन्होंने जो रिकॉग्नाइज किया था एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी,
एक दूसरे की जो है कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटी को उन्होंने माना, सराहा। बिटवीन 1970 और टू 1993 तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 बार अमेंड हुआ है। उसको इस तरीके से अरेंज किया कि एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि सब मिलजुल के प्यार से रह पाए। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। हियर आर द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है दोनों कम्युनिटी के डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग इक्वल नंबर में रहेंगे, इररिस्पेक्टिव जो है, ठीक है, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, इररिस्पेक्टिव क्या है, डच की पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर भी दोनों इक्वल नंबर पे रहेंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप। अगर कुछ जो है स्पेशल कानून बनते हैं तो उसमें जो है डच में से भी मेजॉरिटी ली जाएंगी, ठीक है, और फ्रेंच में से भी मेजॉरिटी ली जाएंगी। अगर दोनों में मेजॉरिटी रहेंगी तो वो कानून पास होगा। ऐसा भी किया गया, ठीक है। पहला क्या, मान लीजिए 50 मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ओके, तो ऐसा रहेगा कि 23 जो है, तो अगर डच से आते हैं तो 23 जो है वो फ्रेंच से, और 4 जो बचे हैं वो जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो इस तरीके से जो कंपोजिशन था कि इक्वल नंबर ऑफ बोथ द इथनिक कम्युनिटी विल रिप्रेजेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। तो जो है स्पेशल लॉ में जो है एक कम्युनिटी जो अपना डोमिनेंस नहीं दिखा सकती। Many power of central government has been given to state government of the two region of the country। तो यहाँ पे देखिए खास बात, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी तो उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो थी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के पास में दे दी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है खुद निर्णय ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो ताकत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं है। लेकिन श्रीलंका में हमने क्या देखा था, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट थी, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चलाना चाहे तो वैसा चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास में ऑटोनॉमी नहीं थी और जो है ऐसा प्रिविलेजेस नहीं थे जहाँ जैसा बेल्जियम में दिख रहे हैं। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जो कैपिटल था बेल्जियम का ब्रुसेल्स, तो वहाँ पे अलग सरकार थी और यहाँ पे जो है दोनों कम्युनिटी का जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। देखें यहाँ पे फ्रेंच डोमिनेट कर रहे थे, 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे, लेकिन फिर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। क्यों? क्योंकि पहले जो है डच लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना ठीक है हम लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम लोग जो है 50-50 जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने भी माना कि ब्रुसेल्स में ठीक है हम लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर भी जो है हम 50-50 रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये बहुत समझदारी से दोनों कम्युनिटी ने यहाँ पे काम किया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखा, यहाँ पे और एक जो है गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे डच कम्युनिटी है, फ्रेंच कम्युनिटी है, जर्मन कम्युनिटी है, ये पूरे देश में कहीं भी रहेंगे, ठीक है। तो पूरे जो है डच लोग अपने डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट करेंगे, फिर वहाँ से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। एक फ्रेंच जो लोग हैं पूरे देश के तो वो वोट करेंगे और फिर उनके लिए जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट निकलेगी, और जर्मन स्पीकिंग लोग हैं तो वो लोग वोट करेंगे और कम्युनिटी गवर्नमेंट निकलेगी। इस तरीके से जो है ये तीनों जो है कम्युनिटी की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। इनका काम क्या है? दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो इनके पास में कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू की जो है पावर्स है। तो अपने कल्चर को सराहना देंगे और प्रिजर्व करेंगे, लैंग्वेज को सराहेंगे, प्रिजर्व करेंगे और एजुकेशन सिस्टम में इसको मजबूत करेंगे। आपको जो है बेल्जियन मॉडल कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा और सच में ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो ये मॉडल ने है अभी तक के बहुत अच्छे से काम किया है और इस मॉडल की वजह से दोनों जो है कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट होने से बच गया और जो है कम्युनिटी कंट्री का भी जो डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है लैंग्विस्टिक लाइन होने से बच गया।
वेन मेनी कंट्री ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब बहुत सारे जो है यूरोपीय कंट्री साथ में यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर माना गया। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप में जैसा आप देख सकते हो छोटे छोटे कंट्रीज है, ठीक है। तो अगर इन छोटे छोटे कंट्री इंडिविजुअली अगर वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो उनकी ताकत कुछ भी नहीं है। अपने महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, इतने बड़े स्टेट में वहाँ के 4 कंट्री बन सकते हैं यूरोप के, तो उनका क्या दबाव आएगा वर्ल्ड पे, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए सभी यूरोपियन कंट्री ने मिलकर एक यूनियन बनाया और अपनी जो बातें हैं, अपना इन्फ्लुएंस जो है रखते हैं वो, और ये जो है पावरफुली काम करते हैं। हमने ये दोनों स्टोरी से क्या सीखा? बेल्जियम की स्टोरी से और श्रीलंका की स्टोरी से। दोनों भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी दोनों ने जो है अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया। अलग जो है रिप्रेजेंटेशन द कम्युनिटी का, उसको जो है अलग तरीके से डील किया। In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and the interest of the different communities and region. तो बेल्जियम में लोगों ने मान लिया, लीडर्स ने मान लिया कि हमें अगर देश को यूनाइटेड रखना है तो हमें दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनके इंटरेस्ट जो है कम्युनिटी का उसको और वहाँ के रीजन की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और ये रियलाइजेशन की वजह से जो है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस आ गया दोनों कम्युनिटी के लीडर में, तीनों कम्युनिटी के लीडर में, जर्मन, डच, फ्रेंच, और उन्होंने आपस में मिलकर जो है पावर शेयरिंग पे विश्वास रखा कि जो है आपस में हम जो पावर को शेयर करेंगे। लेकिन श्रीलंका में जो है उन्होंने अलग तरीके से जो है किया। वहाँ पे मेजोरिटी ने है तो उन्होंने मना कर दिया, हम तो पावर शेयर नहीं करेंगे, हम पूरी पावर खुद के हाथ में रखेंगे और डोमिनेंस बना के रखेंगे। और वहाँ की जो है देश की यूनिटी को उन्होंने अंडरस्टिमेट किया, अंडरमाइन किया। तो उसका रिजल्ट भी आप देखें तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, श्रीलंका में, और आपस में सिविल वार हो गया, युद्ध हो गया, यूनिटी रही नहीं। आप ये कार्टून देख सकते हो, ये जर्मनी का जो है बता रहा है, अ फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। तो इसमें एक कार में 2 स्टीयरिंग बता रहा है। तो उस टाइम पे जो है जर्मनी में 2 पार्टीज थे और दोनों की जो है राइवलरी थी, दोनों की विचारधारा अलग थी। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो दोनों के पास में मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है। तो मेजोरिटी नहीं थी तो गवर्नमेंट कैसे बना सकता? कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता। तो दोनों ने ये जो है डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकिंग के जो है पार्टीज दोनों मिले और सरकार बनाई इन लोगों ने। तो इसीलिए जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि 2 स्टीयरिंग कि दोनों अलग विचारधारा के लोग हैं, फिर भी इन्होंने साथ में मिलकर जो है सरकार बनाई है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन अ फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो 2 जो है रीजन हम पावर शेयरिंग के फेवर में देख सकते हैं। पहला है पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, ठीक है। मान लिया बिल्कुल जैसा ये बेल्जियम में हुआ था, पावर शेयरिंग हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट बच गया, सोशल ग्रुप में होने से बच गया। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट often lead to violence and political instability, power sharing is good way to ensure the stability of political order, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका का एग्जांपल देखते हैं, वहाँ पे जो है पावर शेयरिंग नहीं हुई तो वहाँ पे क्या हुआ? वॉयलेंस शुरू हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। तो अगर हम पावर शेयर करते हैं तो ये वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी, ऑर्डर रहेगा। Imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in a short run, but in a long it अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। जैसे जो है 74% श्रीलंका में सिनाला लोग थे, तो उन लोगों ने सोचा कि हमारा इंटरेस्ट, हम ज़्यादा मेजोरिटी में, हमारा इंटरेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो है कुछ टाइम के लिए दिखने में अच्छा था, सुनने में अच्छा था, लेकिन देश में जब लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के बाद में जो है देश की यूनिटी के लिए ये ठीक नहीं है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well. तो अगर मेजोरिटी की मनमानी चलेंगे तो ये सिर्फ जो है माइनॉरिटी के लिए खतरा नहीं है, मेजोरिटी के लिए भी खतरा है। There is a second deep reason why power sharing is good for democracy. तो दूसरा रीज़न हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों? पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो है डेमोक्रेसी की आत्मा मान लीजिए, पावर शेयरिंग आत्मा है। A democracy rule involve a sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect.
पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास में जो है ताकत है कि वो है गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। आप वोट कर सकते हो, आप चाहो तो बीजेपी को गवर्नमेंट में ला सकते हो, आप चाहो तो कांग्रेस को गवर्नमेंट में ला सकते हो, आप चाहो तो कोई अन्य जो है रीजनल पार्टी को ला सकते हो, शिवसेना को ला सकते हो, मनसे को ला सकते हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस को ला सकते हो। तो डेमोक्रेसी में जो लोगों के पास में पावर है, लोग तय करते हैं कि उन्हें जो है किसको गवर्नमेंट बिना जो है बिठाना है। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो एक जो है लेजिटिमेट यानी कानूनन गवर्नमेंट वो है जहाँ पे सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो जो है सिस्टम में पार्टिसिपेट करे और गवर्नमेंट बना सके। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। तो हम जो है दो रीज़न देखते हैं, प्रूडेंशियल जो है देखते हैं, एक मोरल देखते हैं। तो मोरली अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा जाए तो वहाँ पे सिधारा लोगों के हिसाब से होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन प्रूडेंशियली जो है देखा जाए तो बेस ऑफ क्या है, कैलकुलेशन है। प्रूडेंशियल यानी क्या होता है, हम दोनों भी साइड देखेंगे, ठीक है, कि जो है बेनिफिट कितना है और जो है लॉस कितना है। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा रहेगा तो हम उस तरीके से काम करेंगे। प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। मोरल रीजन एम्फाइज दैट द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो मोरली जो है पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, ठीक है, देना चाहिए हमने। दूसरे कम्युनिटी को भी मोरली हमें देना चाहिए, जो कम पावरफुल है तो उससे भी कुछ अधिकार देना चाहिए। लेकिन जो है प्रूडेंशियली अगर हम देखते हैं तो उसके बेनिफिट ज़्यादा है, पावर शेयरिंग के बेनिफिट ज़्यादा है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम अपने घर में ले लेते हैं। हमें घर में कुछ नई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो अगर पापा ने अपने मन से जो है कुछ ला लिया खरीद के, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन पापा को ऐसा मोरली लगता है कि पूछ लेना चाहिए, मम्मी से पूछ लेना चाहिए, बच्चों से पूछ लेना चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ठीक है, बाकी सबके डिसीजन। लेकिन प्रूडेंशियली अगर पूछते हैं तो घर के सभी लोगों को क्या लगेगा कि हम डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं और सबको जो है इंथुजियाज्म रहेगा कि कुछ नई चीज़ आ रही है, कुछ जो हो रहा है तो हम सबके बेनिफिट के लिए हो रहा है, ठीक है। विक्रम और वेताल के बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो ऐसे कुछ जो है एग्जाम्पल हम एक देखते हैं। इन अ सिटी ऑफ बैरूट देयर लिव्स अ मैन कॉल्ड खलील। तो बैरूट करके जो एक शहर है, तो ये शहर आता है लेबनान देश में, जो अफ्रीका का एक देश है। तो उसके जो पेरेंट्स थे, तो खलील के जो पेरेंट्स थे वो अलग कम्युनिटी से आते थे। उसके जो पिताजी थे तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और जो मदर थी वो सुन्नी मुस्लिम थी। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो आज के जो तारीख में जो ऐसा इंटर कास्ट मैरिज जो है कोई बड़ी बात नहीं है। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव इन द लेबनान केम टू लिव इन द कैपिटल बैरूट। तो वहाँ के लेबनान के जो लोग हैं तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने कैपिटल में आके बैरूट में आके रहते थे। दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल येट फाउट अ बिटर सिविल वार अमंग हिमसेल्फ। वो आते थे बाहर से, गांव से आते थे, दूसरे शहर से आते थे, बैरूत में रहते थे। वहाँ पे जो है इंटरमिंगल होते थे, अलग रिलीजन में शादी करते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो सिविल वार जो है बिटरली होता था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में या अलग अलग कम्युनिटी के बीच में। और एक जो है खलील के अंकल की जो है इसी जो वार में डेथ हो गई थी। और जब ये सिविल वार एंड हुआ तो लेबनान लीडर केम टुगेदर एंड एग्री टू सम बेसिक रूल फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो जब सिविल वार ख़त्म हुआ तो लेबनान के लीडर्स साथ में आए और उन्होंने पावर शेयरिंग के ऊपर विचार विमर्श किया और सोचा कि हम जो है कम्युनिटी में पावर बांट देते हैं। और जैसा रूल बनाया गया तो कंट्री का जो प्रेसिडेंट बनेगा तो बनेगा कैथोलिक क्रिश्चियन, मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा। ओके, तो प्रेसिडेंट ये कंट्री का हमेशा जो बनेगा बंदा वो रहना चाहिए मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। और प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो बनेगा सुन्नी मुस्लिम। ओके, और डेप्यूटी जो है प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ओके, और स्पीकर रहेगा देश का वो रहेगा शिया मुस्लिम। ठीक है, फिर से एक बार, तो यहाँ पे वार खत्म हुआ तो अगली बार वार नहीं होना चाहिए करके लीडर्स ने एक डिसीजन लिया, आपस में बैठ के सलाह मशवरा किया कि हम एक काम करते हैं कि हम पावर को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कम्युनिटी में।
तो उन्होंने सोचा ठीक है, प्रेसिडेंट हम जो है मैरोनाइट सेक्ट के कैथोलिक क्रिश्चियन को हमेशा प्रेसिडेंट, ये कम्युनिटी का बंदा प्रेसिडेंट बनेगा। प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा बनेगा। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमेशा कैथोलिक क्रिश्चियन बनेगा, ओके, और स्पीकर हमेशा शिया मुस्लिम बनेगा, ओके। इस तरीके से उन्होंने पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्री नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। तो जब वार हो रहा था तो क्रिश्चियन जो थे वो फ्रेंच की प्रोटेक्शन ले रहे थे, और मुस्लिम लोगों ने फिर बाद में उन्होंने एग्री कर लिया कि हम जो है सीरिया से मिलने की अब कोशिश नहीं करेंगे। उनके बाजू वाला देश जो था सीरिया, तो मुस्लिम चाहते थे जैसे सीरिया जो है मुस्लिम देश है तो उनके साथ में जो है मिल जाए, लेकिन बाद में जब एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने दोनों ने अपने अपने साइड से ये चीज़ें छोड़ दी, ठीक है। बोथ साइड हैव कंटिन्यू दिस एग्रीमेंट, दे वे नियरली इक्वल पॉपुलेशन। तो जब इनकी ये सब बात हुई तो दोनों भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन और मुस्लिम जो थी तो इक्वल थे, लेकिन फिर बाद में अभी जो हुआ है तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई और मुस्लिम मेजोरिटी में हो गए, लेकिन फिर भी सिस्टम अभी भी चल रहा है। खलील को ये सिस्टम पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि खलील जो है उसके पापा जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, मम्मी सुन्नी मुस्लिम है, और खलील जो है दोनों भी रिलीजन को मानता नहीं है। He cannot understand why Lebanon can't be like any other normal democracy। तो खलील को ऐसा लगता है कि जो लेबनान है उनका उसका देश है तो दूसरे डेमोक्रेसी के जैसा क्यों नहीं है, हमारे इंडिया जैसा क्यों नहीं है, या और दुनिया में दूसरे डेमोक्रेसी है जहाँ पे कोई भी कम्युनिटी का बंदा अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं है। जैसे आप देख सकते हो इंडिया में एक टाइम पे मनमोहन सिंह जी जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद में अभी मोदी जी है, उनके पहले जो है तो और कोई था, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिया में मुस्लिम जो है APJ अब्दुल कलाम वो प्रेसिडेंट थे, प्रतिभा ताई पाटिल वो जो है वो प्रेसिडेंट थे, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है अलग अलग पोस्ट पे जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं उसे लगा। और हमेशा जो है पावर अगर खलील डिज़र्व भी करता है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना डिज़र्व करता है, लेकिन नहीं बन पाएगा, क्यों? प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी मुस्लिम बनेगा और वो सुन्नी मुस्लिम नहीं है। अगर वो चाहे तो वो प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो खलील को ये सिस्टम पसंद नहीं आया। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट एंड हूएवर विन मैक्सिमम वोट्स बिकम द प्रेसिडेंट नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम, ठीक है। तो उसका ऐसा माना था। वाई कैन वी डू दिस लाइक इन अदर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ही आस्क्ड। हिज एल्डर हु हैव सीन द ब्लडशेड ऑफ द सिविल वॉर टेल हिम दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट गारंटी फॉर पीस। तो खलील के जो बड़े बुजुर्ग थे तो उन्होंने बताया कि जो अभी सिस्टम चल रहा है तो ये बेस्ट सिस्टम है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अपने भाइयों का खून बहते हुए देखा है और जो है उस वार का मंजर देखा है जब इस चक्कर पे धर्म के जात के आधार पे जो है लोगों का कत्ल हो जाता था वार में। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश बट दे हैड रीच द TV टावर वेयर दे स्टॉप एवरी डे, ठीक है। तो जो है विक्रम और वेताल की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं है, वो TV टावर के पास में पहुँच गए जहाँ पे वो हमेशा रुकते थे। वेताल रैप अप क्विकली एंड पोसेस हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम। वेताल ने जो है अपना सवाल विक्रम से पूछा, इफ़ यू हैड द पावर टू री राइट द रूल्स इन लेबनान, अगर तुम्हें पावर मिल जाए कि आप लेबनान के रूल्स फिर से लिख सकते हो, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्टेड, आप क्या जैसा बाकी डेमोक्रेसी में चल रहा है वैसा करोगे, या फिर जो है अभी लेबनान में जैसा चल रहा है कम्युनिटी में जो है पोस्ट डिवाइडेड वैसा करोगे, या फिर आप कुछ अलग करोगे? वेताल ने फिर और एक बार बता दिया, अगर आपके जो है मन में कुछ चल रहा है और आप अगर बताओगे नहीं होंगे अगर आप नहीं बताओगे तो आपकी जो है बाइक भी फ्रीज हो जाएंगी और आप भी जगह पे फ्रीज हो जाओगे। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर आपके पास में पावर आई कि आप लेबनान के जो है रूल्स को फिर से लिख सकते हो तो आप क्या करोगे? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो स्टूडेंट्स हम जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू। कुछ भी डाउट रहा तो डू कमेंट और मैसेज मी पर्सनली। थैंक यू।